हेलो एंड वेलकम टू तरुण आईएएस। तो आज हम आपके सामने एक जर्नल क्वेरी लेके आए हैं जो कि न्यू कॉमर्स और जो न्यू एस्पिरेंट्स होते हैं उनके दिमाग में ये काफ़ी एक क्लैशेस रहते हैं और काफ़ी दिक्कत देखने को मिल जाती है। मतलब काफ़ी जनरल क्वेश्चन जो कि जाहिर सी बात है सबका होगा जो न्यू आया है। अब अगर मैं किसी फील्ड में न्यू जाऊंगा तो मेरे को भी नहीं पता होगा। तो सेम जो न्यू एस्पिरेंट्स थे तो उनकी काफ़ी क्वेरीज आ रही थी, तो उनसे रिलेटेड हमने एक वीडियो लाने की कोशिश करी और आई होप कि इस वीडियो को देखने के बाद आपकी सारी क्वेरीज पूरी हो जाए, मतलब पूरी तरीके से सॉल्व हो जाएंगी जितनी भी थी बेसिक क्वेरीज। जितना एक ओवरऑल यूपीएससी का क्या स्ट्रक्चर होता है, क्या नहीं होता है, कैसे ये पेपर होते हैं, कितने पेपर होते हैं, कौन सा पेपर क्या होता है, क्या सिलेबस, टोटल हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे ना ब्रीफ। ठीक, तो अगर मैं बात करूं तो आप लोगों को पता होगा यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ये बेसिकली हमको पता है कि ये सिविल सर्विसेज के लिए आपका रिक्रूट करता है, पोस्ट वगैरह के लिए आपका एग्जाम कंडक्ट कराते हैं। और यूपीएससी सिंपल आपका सिविल सर्विसेज का ही एग्जाम नहीं कराती है, यूपीएससी आपको एग्जाम कंडक्ट कराती हुई देखने को मिल जाएगी अदर भी, जस्ट लाइक जैसे एनडीए का एग्जाम भी कंडक्ट कराती है, सीडीएस का भी कराती है। ठीक, सीडीएस का आपको देखने को मिल जाएगा, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज का कंडक्ट होते हुए देखने को मिल जाएगा। सिविल सर्विसेज यानी कि ये आपके आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, ये सब जितने भी पोस्ट हैं इन सब के लिए मतलब अदर भी एग्जाम्स कंडक्ट कराती है, लेक्चरर पोस्ट वगैरह। ठीक, तो सिंपल ये नहीं कि ये सिर्फ आईएएस आईपीएस पोस्ट के लिए एग्जाम ही कंडक्ट कराती है, अदर भी एग्जाम कंडक्ट कराती है। तो आज हम सिविल सर्विसेज का एग्जाम का पैटर्न देखेंगे। ठीक, और ये जो सिविल सर्विसेज का एग्जाम है ये सिर्फ 2-3 पोस्ट के लिए नहीं होता है, इसके अंदर 24 पोस्ट आपको देखने को मिल जाती हैं। आपको टॉप रैंकर्स में अगर आप देखें तो आईएएस, ठीक, आईएफएस, आईपीएस, ठीक, आईपीएस ये वाली आपको देखने को मिल जाती हैं, आईआरएस, ठीक, आईआरएस देखने को मिल जाती हैं, आईआरटीएस आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक, आईपीओएस आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक, देयर आर मैनी अदर पोस्ट, यानी कि 24 पोस्ट होती हैं। इन सब पोस्ट के अलावा वो आपके रैंक के अनुसार आपको देखने को मिल जाता है। ठीक, कट ऑफ के अकॉर्डिंग आपको आईएएस मिलेगा, कट ऑफ के अकॉर्डिंग आईएफएस, आईपीएस। ठीक, ये पूरा एक पैटर्न हम देखते हैं। तो अगर मैं बात करूं सिविल सर्विसेज के स्टेजेस कितने होते हैं, कितने नहीं होते, कितने नहीं, तो अगर हम सिविल सर्विसेज की बात करते हैं तो सबसे फर्स्ट आपको देखने को मिलता है प्रीलिम्स, फिर आपका देखने को मिलता है मेंस, ठीक, फिर आपको देखने को मिलेगा इंटरव्यू, जो मेंस क्वालिफाई करेंगे वो इंटरव्यू देंगे, ठीक, वो इंटरव्यू देंगे और इंटरव्यू के बाद आपकी वो फाइनल मेरिट लिस्ट निकलती है, जिसका भी इंटरव्यू में हुआ होता है उसका फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आपको देखने को मिल जाएगा। सबसे फर्स्ट जो यहाँ पे एक जनरल डाउट होता है वो एक मैंने ये भी देखा कि अगर सर हमारा प्रीलिम्स निकल गया है तो क्या हम मेंस ना दें, तो नेक्स्ट ईयर हम मेंस दे सकते हैं बिना प्रीलिम्स दिए? तो ये ध्यान रखना, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आपका प्रीलिम्स निकल गया है और आपने मेंस नहीं दिया है तो आपको नेक्स्ट ईयर दोबारा से प्रीलिम्स देना होगा। एंड द सेकंड वन डाउट ये आता था कि प्रीलिम्स निकल गया है सर, मेंस भी निकल गया है मान लीजिए, और तो हमारा मतलब मेंस भी निकल गया है या इंटरव्यू में हम रह गए हैं, ठीक, या हम मेंस में रह गए हैं, प्रीलिम्स निकल गया है, तो क्या हमको नेक्स्ट ईयर दोबारा से प्रीलिम्स देना होगा? यू हैव टू फॉलो द सेम साइकिल। आपको पहले भले से आप इंटरव्यू से बाहर हुए हैं चाहे मेन से बाहर हुए हैं, डजेंट मैटर, यू हैव टू फॉलो होल ईयर साइकिल अगेन। ठीक, सबसे पहला एक कॉमन डाउट तो यही था। अब थोड़ा सा प्रीलिम्स वगैरह के स्ट्रक्चर पे आ जाते हैं। अगर मैं प्रीलिम्स के स्ट्रक्चर की बात करूं तो प्रीलिम्स के अंदर आपको 2 पेपर देखने को मिलते हैं, ठीक, जीएस 1 जनरल स्टडीज 1, जीएस 2 जनरल स्टडीज पेपर 2, जिसको सीसेट के नाम से भी जाना जाता है। सीसेट की फुल फॉर्म होती है सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, यानी कि आपकी लॉजिकल रीजनिंग, आपकी एनालिसिस वगैरह ये चेक करी जाती है इसके थ्रू। अगर मैं GS1 की बात करूं तो GS1 में आपके कौन कौन से सब्जेक्ट आपको आते हुए देखने को मिल जाएंगे, अभी इनका सिलेबस वगैरह भी देखेंगे, लेकिन अभी सब्जेक्ट हमको पता चल जाए। सब्जेक्ट अगर आप देखेंगे तो पॉलिटी, जियोग्राफी, भूगोल मतलब इतिहास, हिस्ट्री, एनवायरनमेंट वातावरण, ठीक, इंटरनेशनल रिलेशन IR जिसको हम जानते हैं, करंट अफेयर्स, ठीक, इनका मैक्सिमम वेटेज आपको देखने को मिल जाता है। साथ में इकोनॉमिक्स का भी
काफ़ी वेटेज आपको देखने को मिल जाता है, मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन आपको इन सब्जेक्ट से देखने को इसमें ही मिलते हैं। जनरल स्टडीज़ में बेसिकली आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा। और हिस्ट्री का भी अगर आप सब डिवाइड करेंगे तो हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री, मीडिएवल हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, न मैनी मोर थिंग, तो हिस्ट्री में आपका सारा ही काउंट हो जाता है। तो GS1 में अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, GS1 के अंदर आपको देखने को मिलता है दो पेपर, जो कि मतलब एक तो आपका ये, इसके अंदर GS1 के अंदर आपका पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, एनवायरनमेंट, ये सब। एंड द सेकेंड पेपर GS1 का, अगर मैं पेपर की टाइमिंग की बात करूँ तो GS1 का जो पेपर है वो आपको 9:30 to 11:30 देखने को मिलता है, ठीक, 2 घंटे का। और इसके बाद आपको 3 घंटे का गैप मिलता है। फिर आपका चालू होता है 2:30 से पेपर GS2 का टू 4:30, 4:30 बजे तक, 2:30 बजे से 4:30 बजे तक आपका GS2 का पेपर देखने को मिलता है आपको। इस GS2 के अंदर अगर आप देखेंगे, यानी कि जो कि हमारा CSAT है, ठीक, CSAT, इसके अंदर आपको रीजनिंग देखने को मिलेगी, ठीक, रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, ठीक, इंग्लिश के आपको पैसेज दिए जाएंगे। और ये जो है ये आपके 10th लेवल का देखने को मिलता है, इसका सिलेबस भी डिस्कस करेंगे। ये जो रीजनिंग मैथ्स, ये 10th लेवल का आपको देखने को मिल जाता है, ठीक, बट यू हैव टू प्रैक्टिस। जैसे कि अभी 2023 का प्रीलिम्स देखने को मिला, तो आपको मैथ्स और रीजनिंग के प्रैक्टिस करने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। तो इतना भी वो नहीं हार्ड, मतलब इसमें अगर मैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात कर लेता हूँ, तो GS1 की अगर मैं बात कर रहा था, तो GS1 में आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। ये मैं प्री की बात कर रहा हूँ, प्री GS1 का, और GS2 वही CSAT, ठीक, 100 क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। इसमें आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन 80 देखने को मिलेंगे। इसमें एक क्वेश्चन का जो आपको मार्क्स मिलेगा वो 2 नंबर मिलेंगे, ठीक। इसमें जो आपको मार्क्स मिलेंगे वो 2.5 मिलेंगे, ठीक। 2.5 मार्क्स किस में मिलेंगे, CSAT वाले में, एक क्वेश्चन के। दोनों 200 नंबर के होंगे, ऑब्वियसली बात है, 100 क्वेश्चन है, 2 नंबर का एक है तो 200 का होगा टोटल। 80 क्वेश्चन है, 2.5 नंबर का एक है, तो 200 का आपको देखने को मिल जाएगा। नेगेटिव मार्किंग 1/3 होती है, ठीक। आप चाहे इसमें देखें तो अगर आप 1/3 देखेंगे 2 नंबर का, तो 0.67 के आसपास आपको देखने को मिलेगा, ठीक। 1/3 का क्या मतलब कि अगर आपके 3 क्वेश्चन गलत हैं और एक आपका सही है तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक। इसमें भी सेम आपको 1/3 यानी कि 1 पॉइंट समथिंग के आसपास आपको इसमें देखने को मिल जाता है, ठीक। तो अगर आप देखते हैं इसमें, तो ओवरऑल अगर आप मतलब टोटल देखेंगे तो 200 नंबर के आपको ये देखने को मिल जाएंगे। और इनका जो ड्यूरेशन होता है वो 2 घंटे का होता है। अगर आप देखेंगे 2 घंटे का यही आपको देखने को मिलेगा, ठीक। एंड द मेन डिफरेंस इज कि जो CSAT का पेपर होता है वो आपका क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। CSAT का जो पेपर होता है क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। क्वालिफाई का क्या मतलब है, आपको इसके अंदर 66 के आसपास आपको मार्क्स लाने पड़ेंगे, मतलब 66 भी नहीं तो 67 आपको लाने पड़ेंगे। ये आपका मतलब इसमें ऐसा कोई मेरिट या मतलब वो नहीं होती, आपको 200 में से 67 नंबर मिनिमम लाने ही लाने हैं, ठीक। और GS1 का जो आपका होता है, GS1 के अंदर मेरिट डिसाइड होती है। हर साल जो UPSC निकालती है वो पेपर टू को पेपर डिसाइड हो जाता है कि पेपर कैसा आया इस साल, या कितने लोग क्वालिफाई कर रहे हैं कितने नहीं। तो अभी का अगर आप ट्रेंड देखें तो 2022 में 88 कट ऑफ रही थी, तो जिसके 88 आए होंगे फर्स्ट वाले पेपर में और उसका सेकेंड पेपर भी क्वालिफाई हो रहा होगा, तो तब वो रिकमेंड हो जाएगा मेंस के लिए, ठीक। फर्स्ट वाले की कट ऑफ को पार कर रहा हो जो भी UPSC में आई है, सेकंड इस वाले पेपर को क्वालिफाई कर रहा हो मिनिमम 67 मार्क्स से, चाहे भले से उसके कितने भी मार्क्स आपको देखने को मिल जाए, ठीक। तो GS1 का जो भी कट ऑफ आपको देखने को मिलेगा, ठीक, उसको पार करेगा, जो कि UPSC डिसाइड करेगी कितनी कट ऑफ आ रही है, 88 आ रही है, 90 आ रही है, 100 आ रही है, ठीक। लेकिन GS2 का तो आपका प्रॉपर फिक्स है कि 67 आपके होने चाहिए, तो आप पास हैं इसमें। अगर आप CSAT में रह जाते हैं और आपके इसमें मार्क्स आ जाते हैं 120, और मान लीजिए कि UPSC की कट ऑफ गई है 100 और आपके 20 नंबर ज्यादा हैं, तो डजेंट मैटर, आप मेंस के लिए रिकमेंड ही नहीं होंगे, आपको CSAT भी क्वालिफाई करना ही पड़ेगा, ठीक। अगर आपके GS1 में 150 आ गए हैं, UPSC की कट ऑफ गई है 110, आपके 40 नंबर ज्यादा हैं, बट आप CSAT क्वालिफाई नहीं कर पाए, तो यू आर नॉट रिकमेंडेड फॉर मेंस, ठीक। आप मेंस नहीं लिख पाएंगे, आपको CSAT भी क्वालिफाई करना है और उसकी आपको कट ऑफ भी पार करनी है, तभी यू आर रिकमेंडेड फॉर
मेंस। ठीक, चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद अगर मैं यहाँ पे एक चीज बताना चाहूँ, यहीं पे प्रीलिम्स में ही, प्रीलिम्स का कोई भी मार्क्स, प्रीलिम्स का कोई भी मार्क्स, इनमें जितने भी आपको मार्क्स मिले हैं वो आपकी रैंक डिसाइडेड में काउंट नहीं होते हैं। रैंक में कोई भी रोल प्ले नहीं करते हैं। आपकी जो रैंक डिसाइड करी जाएगी वो मेंस के मार्क्स के ऊपर पर डिसाइड होगी। आप चाहे प्रीलिम्स में कितने भी नंबर ले आए, 200 में से 200 भी क्यों ना ले आए, 400 में से 400 भी क्यों ना ले आए, उसका कोई भी महत्व नहीं होगा। आपकी रैंक आपके सिर्फ मेंस के पेपर पे आपको डिसाइड होती हुई देखने को मिलेगी। ठीक, ये एक पहला चरण है, मतलब इसको ऐसा समझ सकते हैं कि ये एलिमिनेशन वाली चरण है जिसमें कि नॉन सीरियस और सीरियस को अलग करा। बट ऐसा नहीं है कि जिसका प्रीलिम्स नहीं निकला वो सीरियस नहीं है, वो कुछ कारण हो जाते हैं कि उससे उस टाइम पे वो क्वेश्चन नहीं बने। ठीक, ऐसा कुछ नहीं है कि वो सीरियस, बट हाँ एलिमिनेशन वाले है कि अगर आप देखें मिनिमम अगर 7 लाख ने भी पेपर दिया तो उसको तो पोस्ट अगर उसने निकाली मान लीजिए 1000 पोस्ट, तो उसको 7 लाख के 7 लाख थोड़ी चाहिए। प्रीलिम्स में ही 14,000 सेलेक्ट करता है वो, फिर उसके बाद मेंस में से वो लगभग 2500 3000 जाते हैं इंटरव्यू के लिए, उनमें से फिर 1000 को सेलेक्ट कर लेता है। ठीक, तो वो एक एलिमिनेशन वाली भी होती है कि उसको कैंडिडेट भी तो बाहर करने हैं ना। चलिए ठीक है, अगर मैं आगे आऊँ किस पे, अगर मैं मेंस की बात करूँ तो मेंस में ये तो मैंने ओवरऑल आपको बता ही दिया कि क्या होता है क्या नहीं होता है। ठीक, चलिए ठीक है, मेंस की बात कर लेते हैं। देखो मेंस में आपको 9 पेपर आपको देखने को मिलते हैं और मेंस होता है आपका सब्जेक्टिव। ठीक, मेंस होता है आपका सब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव इन द सेंस कि आपको लिखना पड़ता है। प्री होता है आपका ऑब्जेक्टिव यानी कि एमसीक्यू बेस्ड। ठीक, प्री तो आपका ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक, ऑब्जेक्टिव होता है और ये होता है सब्जेक्टिव, यानी कि इसमें तो टिक मार्क आते हैं, इसमें एज सच नहीं आते, इसमें आपको लिखना पड़ता है बकायदा। इसके पेपर होते हैं 9 पेपर्स आपको इसके देखने को मिल जाएंगे। ठीक, अगर आप इसको देखेंगे तो 2 आपको लैंग्वेज के पेपर देखने को मिलेंगे, भारतीय भाषा, एक पेपर ए होता है। ठीक, पेपर ए पेपर बी करके आपको ये देखने को मिलते हैं। पेपर ए के अंदर में जो आपके भारतीय संविधान के शेड्यूल 8 के अंदर में जो भी भाषाएं लिखी हुई हैं उनमें से कोई सा भी आप अपने अनुसार चूज कर सकते हैं। असमीज, बंगाली, पंजाबी, जो भी जहां से भी आप बिलोंग करते हो, जो भी 8वें सूची में लिखी हुई है, 8वीं अनुसूची में। ठीक, कॉन्स्टिट्यूशन में जो 22 लैंग्वेज लिखी हुई है उनमें से कोई सा भी। पेपर बी होता है कंपलसरी, ये आपको देना ही देना है, मतलब इंग्लिश का ही होगा, इंग्लिश आपको आनी चाहिए। बिकॉज मान लीजिए कि अगर आप यूपी के रहने वाले हैं और आपका कैडर मिल गया आपको तमिलनाडु, तो आपको तेलुगु तो आती नहीं है, हाउ यू कैन कम्युनिकेट, इंग्लिश इज द ओनली मीडियम। ठीक, तो डेट्स वाई इंग्लिश इज कंपलसरी इन दिस। और एक पेपर आपका रीजनल लैंग्वेज का इसलिए होता है कि आपको आपके कैडर में ही अलोकेट करा जाए तो यू कैन इजिली ठीक कनेक्ट विद पीपल। ठीक, तो इनमें से आपको 22 लैंग्वेज, इसमें से कोई सा भी पेपर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक, और ये भी 300 नंबर के होते हैं एंड बोथ आर क्वालिफाइंग इन नेचर, मतलब 1/3 आपको लाना पड़ेगा, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 75 मार्क्स आपको चाहिए। ठीक, 75 मार्क्स आपको इसमें चाहिए होंगे, तभी मतलब अगर आप देखेंगे तो इसको क्वालिफाई करेंगे। ठीक, इसमें भी आपके मिनिमम 75, इसमें भी मिनिमम 75 आने चाहिए। ये भी नंबर आपके काउंट नहीं होते हैं रैंक के लिए, ध्यान रखना, आपके क्वालिफाइंग पेपर के भी मार्क्स कैलकुलेट नहीं होते हैं। ठीक, आपकी रैंक डिसाइड करते हैं नेक्स्ट पेपर 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 पेपर आपकी रैंक डिसाइड करते हैं। GS1, मतलब GS1 तो नहीं, अगर मैं इसको बोलूं तो पेपर 1 आपका एस्से देखने को मिलता है जो कि 250 मार्क्स का होता है। इसके अंदर आपको 2 एस्से लिखने होते हैं, 4 टॉपिक्स आपको दे दिए। ठीक, सेक्शन ए करके आपको मिलेगा, सेक्शन बी करके आपको मिलेगा, 4 टॉपिक्स उसमें रहेंगे। एक टॉपिक आपको इनमें सेलेक्ट करना है, एक टॉपिक आपको इनमें सेलेक्ट करना है, मिनिमम 2 एस्से लिखने हैं। 125 का आपको एक एस्से देखने को मिलेगा। ठीक, 125 का एक एस्से आपको देखने को मिलता है, तो आपको 2 एस्से लिखने होते हैं एस्से के पेपर में। फिर आपका GS1 आता है। इस GS1 के अंदर आपको देखने को मिलेगा क्या, हिस्ट्री देखने को मिल जाता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशल इशू। ठीक, सोशल इशू आपको देखने को मिल जाएगा, और मतलब सोशल इशू इन द सेंस कि वही इंडिया और वर्ल्ड की जो सोसाइटी है वो आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक, इसका सिलेबस भी बताएंगे अभी।
ये अगर मैं मतलब पेपर के टाइमिंग की बात करूँ तो ये सुबह वाली शिफ्ट में हो जाता है, दोपहर वाली शिफ्ट में आपको पेपर होते हुए देखने को मिल जाएगा। GS3 आपको देखने को मिलेगा, GS3 वो GS2 अगर मैं बात करूँ GS2 की, GS2 के अंदर आपको पॉलिटी, गवर्नेंस, ठीक, सोशल जस्टिस, इंटरनेशनल रिलेशन, ठीक। इसके अंदर तो मैंने आपको बताया 4 टॉपिक दिए जाएंगे 2 सेक्शंस में एसए के अंदर, और GS1 और 2 इन सब में कितने आते हैं, इनमें 20 क्वेश्चन आता है। GS1 में 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 20 क्वेश्चन। इसमें ऐसा नहीं है कि आपको चॉइस है कोई सा लिखना कोई सा नहीं, आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे, ठीक। तो 20 क्वेश्चन GS1, GS2, GS3 इन सब में आपको देखने को मिल जाएंगे, GS4 में भी, ठीक। तो अगर मैं बात करूं GS2 की, तो मैं बात कर रहा था इंटरनेशनल रिलेशन, ये आपको पॉलिटी, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस, इंटरनेशनल रिलेशन ये सब्जेक्ट है। GS3 के अंदर आपको इकोनॉमिक्स देखने को मिलेगा, ठीक, इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट आपको देखने को मिल जाएगा, एग्रीकल्चर आपको देखने को मिल जाएगा, इंटरनल सिक्योरिटी आपको देखने को, डिजास्टर एंड मैनेजमेंट आपको देखने को मिल जाएगा इसके अंदर, ठीक। इन सब्जेक्ट से आपका आएगा। फोर्थ पेपर जो आपका देखने को मिलेगा, फोर्थ पेपर आपको देखने को मिलेगा एथिक्स का, एथिक्स, इंटेग्रिटी एंड एप्टीट्यूड का। इसके अंदर आपको केस स्टडीज भी देखने को मिलती हैं, ठीक। आपको मतलब डिफाइन इंटेग्रिटी, डिफाइन ऑनेस्टी, ये सब। फिर उसके बाद आपको केस स्टडीज देखने को मिलेंगी। केस स्टडीज में क्या कि आपको किसी एक केस दे दिया जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि आप अगर उस जगह होते या कोई और वहाँ पे DM वगैरह होता, वो केस स्टडीज पे डिपेंड करता है कि आपको उसने क्या बना रखा। कई बार वो बोल देता है यू आर द SP ऑफ दैट डिस्ट्रिक्ट, ये वो, तो आपको सिचुएशन डील करनी है, ठीक, वो वाला सीन होता है। और अगर इसके बाद देखें, इसके बाद आपको ऑप्शनल के पेपर देखने को मिलते हैं, 2 पेपर ऑप्शनल के आपको देखने को मिलेंगे, ये भी 250 मार्क्स के होते हैं। तो अगर आप इनको जोड़ेंगे, जो कि आपकी मेरिट डिसाइड करेंगे एसए से यहाँ तक ऑप्शनल तक आपके 1750 मार्क्स बैठते हैं। 275 का आपका इंटरव्यू होता है, तो ओवरऑल आपके 2025 मार्क्स हो गए। 2025 में से अगर आप देखते हैं तो इस बार आई थिंक 1000 के आसपास या 1100 के आसपास आपकी कट ऑफ गई थी। कट ऑफ तो नहीं, मतलब कट ऑफ तो 900 के आसपास भी आपको देखने को मिल जाएगी, लेकिन जो हाईएस्ट मार्क्स थे वो 1000 के आसपास, मतलब 50% आपको मार्क्स अगर आ रहे हैं तो यही लाने बहुत बड़ी बात है। 50% मार्क्स 2025 में से, ठीक, तो यू आर सेलेक्टेड, ठीक। मतलब कट ऑफ अगर आप देखें तो 900, 800, 950 ऐसा चलती रहती है, ठीक। ये तो टॉपर के गए थे आई थिंक 1100 के आसपास कुछ समथिंग, तो ये आप ध्यान रख सकते हैं इसको। अगर मैं इसके थोड़ा सा सिलेबस पैटर्न की मतलब सिलेबस पैटर्न की अगर मैं बात करूं, तो सिलेबस में अगर बात करी जाए तो सिलेबस में ऐसा है कि जो मतलब आपको NCERT कंप्लीट करनी है, मतलब इतना भी वो नहीं है जितना हमने हुआ बना रखा, लिमिटेड आप सोर्स रखिएगा, बट मल्टीपल रिवीजन चाहिए होता है उसके लिए, ठीक। मल्टीपल रिवीजन क्या कि आपको चीज़ें ध्यान तो रहें, ठीक। तो आपको NCERT पे फोकस करेंगे अच्छे से। NCERT के बाद सेलेक्टेड स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ेंगे। तो चांसेस तो किसी भी चीज़ के नहीं होते, गारंटी तो किसी भी चीज़ की नहीं होती है, बट हाँ 80 to 90% आपके चांसेस बढ़ जाएंगे कि आप सेलेक्ट हो जाएं। NCERT को काफ़ी अच्छे से पढ़िएगा। स्टैंडर्ड बुक जस्ट लाइक जैसे पॉलिटी के लिए अगर एक स्टैंडर्ड बुक आप फॉलो कर रहे हैं, लक्ष्मीकांत चलती है तो आप लक्ष्मीकांत को फॉलो करिए। ये नहीं कि आप लक्ष्मीकांत के अलावा 10 बुकें को लेके एक साथ चल रहे हैं, आपका पहले ही बुक कंप्लीट अच्छे से नहीं है, आप 10 बुक साथ में लेके चल रहे हैं, मतलब बाहर मार्केट में देखा इन्होंने ये बता दिया, इन्होंने ये बता दिया, इन्होंने, अब बुक कलेक्ट करते रह जाएंगे, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक। इकोनॉमिक्स के लिए जैसे चलती है रमेश सिंह चलती है, तो सेलेक्टेड बुक पढ़िए। आप एक ही सब्जेक्ट के लिए 10-10, 12-12 बुक पढ़ेंगे तो आप एक कंसेप्ट को कभी जिंदगी में क्लियर नहीं कर पाएंगे, ठीक। मैं ये नहीं कह रहा कि आप एड ऑन नहीं करें, आप एड ऑन करिए चीज़ों को, लेकिन सोर्स जितना लिमिटेड रहेगा उतना आपकी क्लैरिटी अच्छी रहेगी। आप एक ही चीज़ को बार बार 10-10 बुकों से पढ़ रहे हैं, ठीक। वो आपने सुना होगा ना कि शायद विराट कोहली का क्या है कि मैं 1000 शॉट्स नहीं खेलता, मैं एक शॉट्स की 1000 बार प्रैक्टिस करता हूँ, तो उसको वो उसमें माहिर हो जाता है। तो सेम आप अगर 1000 बुक खरीद लेंगे और आप किसी भी बुक में माहिर नहीं होंगे तो ऑब्वियसली बात है आपका सिलेक्शन का लूप होल आप खुद ही बन रहे हैं, ठीक। तो आप एक बुक पकड़ो, स्टैंडर्ड बुक पकड़ो, और उसमें से ऐसा हो कि अगर आपसे कोई पूछ ले तो आप 80 to 90% तो बता ही पाए ना। अगर आपसे किसी ने पूछ लिया कि आर्टिकल 14 क्या है, तो आपकी उंगलियों पर रटा होना चाहिए ये राइट टू इक्वालिटी है। आपसे पूछ लिया आर्टिकल 131 क्या है, ओरिजिनल जुरिसडिक्शन है। आर्टिकल 124 क्या है, सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक। तो आप एक एक बुक, स्टैंडर्ड बुक फॉलो करेंगे तो इतना भी टफ नहीं है, बट इसके अकॉर्डिंग आपको ढलना पड़ेगा अपनी प्रिपरेशन में, ठीक। आंसर राइटिंग आपको अच्छे से करनी होगी, वो धीरे धीरे
आप सीख ही जाएंगे और उस पर रिलेटेड हम वीडियोस भी लेके आते रहेंगे कि कैसे कैसे आपको क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है। ठीक, तो अगर आप मेंस क्वालिफाई करते हैं, ठीक, मेंस क्वालिफाइंग की जो भी कट ऑफ बैठती है, ठीक, वो यूपीएससी बाद में ही रिलीज करता है। उसके बाद आप इंटरव्यू देंगे, इंटरव्यू में अगर जो भी कट ऑफ अगर आपने पार करी, जो भी यूपीएससी ने डिसाइड करी होगी, तो यू आर सेलेक्टेड फॉर यूपीएससी। बट इसमें भी डिपेंड करता है कि आप पोस्ट कौन सी मिलेगी, कौन सी नहीं मिलेगी। ठीक, जनरल के लिए अलग मतलब वो है, ईडब्ल्यूएस के लिए अलग है, ओबीसी के लिए अलग, एससी के लिए अलग, एसटी के लिए अलग। अगर जनरल की बात करें तो ओवरऑल मैं बता रहा हूँ, वैसे ही एक अगर एक मोटा मोटा लेके चलें तो 90 रैंक तक आईएएस आपको मिल जाता है जनरल में, अगर बात करी जाए तो। बट वेरी भी करता रहता है, ठीक, वो कट ऑफ के अकॉर्डिंग वेरी करता रहता है। अगर जनरल ओबीसी और मतलब ईडब्ल्यूएस इन सब की बात करी जाए तो आपको मतलब 300-400 तक का इसमें देखने को मिल जाए, मतलब 300 तक आपको देखने को तो मिल ही जाएंगे आईएएस वगैरह। एससी एसटी में तो आपको ये 500-600 तक भी रैंक में देखने को मिल जाते हैं। तो रैंक वाइज आपका कोटे के अकॉर्डिंग भी डिसाइड करता है कि आपका कहाँ फिट हो रहे हैं, ठीक, कोटे के अकॉर्डिंग कि आपको क्या मिलेगा। अगर मान लो कि आप आईएएस की कट ऑफ क्वालिफाई नहीं कर पाए, तो जो आपने प्रेफरेंस भरी होगी अपने डेफ में, एक डिटेल्ड एनालिसिस फॉर्म भरा जाता है मेंस के टाइम भी और इंटरव्यू पे। ठीक, तो आपने प्रेफरेंस रखा होगा कि अगर मैं सबसे फर्स्ट पे जैसा आईएएस रखा है, तो आप आईएएस के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाए तो आपको आईपीएस मिलेगा। इफ़ यू आर नॉट क्वालिफाइंग फॉर द आईपीएस तो आपको उसी के अकॉर्डिंग जैसे आईएफएस मिल जाएगा, फिर आईआरएस, फिर आईआरटीएस, आईपीओएस, डानिप्स वगैरह, वो अकॉर्डिंग टू द कट ऑफ डिसाइड होता रहेगा। ठीक, तो आई होप कि आपको यहाँ से जो बेसिक डाउट थे वो क्लियर हुए होंगे, और भी हम वीडियोस लाते रहेंगे सिलेबस वगैरह इन सब पे, हर एक चीज़ को लेके। ठीक, तो चलिए ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय एवरीवन, टेक केयर।